प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक जानदारों में तनों और दर्जाबंदी, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। जमात शशुम के लिए स्टैंडर्ड 6, मजमून है हमारा साइंस, सब्जेक्ट साइंस। और मैं हूं आपकी मौलमा, आपकी टीचर ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, आपको याद होगा इससे पहले हम 2 सबक जो हैं आपके किताब से देख चुके हैं, और लास्ट चैप्टर जो हमने देखे थे वो था लिविंग वर्ल्ड के बारे में, है ना, कि हमारे इतराफ़ में कौन कौन सी जानदार पाए जाते हैं और उनकी क्या खुसूसियात है। आज जो है हम देखेंगे कि उनमें कैसे डाइवर्सिटी पाई जाती है और हम उनकी दर्जाबंदी करना भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं जानदार ज़मीन के कौन कौन से कुर्रों में पाए जाते हैं। ज़रा अपने दिमाग पर ज़ोर लगाइए और सोचिए कि जानदार ज़मीन के किन किन कुर्रों में पाए जाते हैं। ज़मीन पर 3 कुर्रे पाए जाते हैं, इसके बारे में आप पिछली जमात में मालूमात हासिल कर चुके हैं। कौन से हैं वो 3 कुर्रे? वो 3 कुर्रे हैं एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर यानी हवाई कुर्रा, लिथोस्फीयर यानी हिजरी कुर्रा, हाइड्रोस्फीयर यानी आबी कुर्रा, और इन सब से मिलकर बना है हमारा बायोस्फीयर यानी हयाती कुर्रा। तो जानदार इन तीनों कुर्रों में पाए जाते हैं। कुछ जानदार पानी में रहते हैं, कुछ जानदार ज़मीन पर रहते हैं, कुछ जानदार जो है हवा में भी रहते हैं। तो इन तीनों कुर्रों में ही जानदार पाए जाते हैं। ज़मीन पर लेकिन अलग अलग जगह पर जुग्राफियाई हालात अलग अलग होते हैं। ज़मीन पर मुख्तलिफ मकामात के जुग्राफियाई हालत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। इन मुख्तलिफ हालात में भी जानदार जिंदा रहते हैं। हम जिस जगह रहते हैं वहाँ के माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। माहौल में से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत जो है जानदारों में पाई जाती है, इसलिए मुख्तलिफ किस्म के जानदार बाकी हैं। देखिए, सर्द इलाकों के जो जानदार होते हैं, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, अंटार्कटिका और हिमालय जैसे इलाके जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, उन इलाके के जो जानदार होते हैं, उन जानदारों के जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल पाए जाते हैं, ताकि वो अपने माहौल से मुताबिकत पैदा कर कर वहाँ बाकी रह सके। बिल्कुल वैसे ही जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सहराई इलाके, रेगिस्तानी इलाके, जहाँ पर बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होता, हम देखते हैं कि वहाँ की नबातात जो है वो कांटे वाली होती है, ताकि वो उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर सके। वहाँ के हैवानात ऐसे होते हैं जो बहुत कम पानी पीकर भी ज़िंदा रहते हैं। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में ऐसे हैवानात पाए जाते हैं जो वहाँ पर उस माहौल के मुताबिक ज़िंदा रहें। कम बारिश वाले इलाकों में, सतह मुर्तफ़ाई इलाकों में, जंगलाती इलाकों में, हर जगह पर जो माहौल के मुताबिक जो है जानदार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो जानदारों में माहौल से मुताबिकत रखने की सलाहियत पाई जाती है। इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जानदार जो हैं अब तक बाकी हैं, और जो जानदार माहौल से मुताबिकत नहीं रख पाते वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। आपने जो अब तक नबातात और हैवानात देखे हैं, क्या वो तमाम एक जैसे हैं? ज़रा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ पर हमें कुछ नबातात और कुछ हैवानात नज़र आ रहे हैं। ये जो नबातात और हैवानात हैं, क्या ये आपको एक जैसे नज़र आते हैं? या अपने अतराफ़ में भी हम जिन नबातात या हैवानात को देखते हैं, क्या वो एक जैसे होते हैं तमाम?
बिल्कुल नहीं, है ना। हर नबातात में पत्तों की जसामत अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। कुछ नबातात की बहुत सी शाखें होती हैं, कुछ नबातात में शाखें नहीं होती, कुछ झाड़ियाँ होती हैं, कुछ बेलें होती हैं, कुछ नबातात में फल लगते हैं, फूल लगते हैं, कुछ बेफूल नबातात होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जानदार या हैवानात में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। जैसे जिराफ को देख लीजिए कि इसकी गर्दन कितनी ऊंची होती है ना। लेकिन वहीं पर बर्फानी इलाकों में रहने वाला ये भेड़िया कितना अलग है। तो इस तरह से हर तरह जानदार और हैवानात जो भी हमारे अतराफ में पाए जाते हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग और बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो आज हम पहले देखेंगे कि नबातात में किस तरह से तनाव पाया जाता है, या नबातात में, प्लांट्स में किस तरह से डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारे अतराफ कई मकामात पर अलग अलग किस्म की नबातात पाई जाती है। कुछ नबातात घास की तरह छोटी होती हैं, तो कुछ डेरेदार होती हैं। कुछ नबातात पानी के अंदर तो कुछ सतह पर तैरती हुई नज़र आती हैं। जैसे कि कवल के फूल हम देखते हैं ना, कवल के फूल और पत्ते जो होते हैं वो पानी पे तैरते हुए नज़र आते हैं। रेगिस्तान में भी हमें कुछ नबातात नज़र आते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में कैक्टस वगैरह जो है पाए जाते हैं, कांटेदार नबातात पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक ही किस्म के नबातात में भी तनाव नज़र आता है। जैसे गुलाब का फूल ले लीजिए, गुलाब की मुख्तलिफ किस्में हैं। कुछ गुलाब छोटे होते हैं, कुछ बड़े चाइना रोज़ जिसे हम कहते हैं, कुछ बड़े गुलाब होते हैं। गुलाबों की रंगत अलग अलग होती है, खुशबू अलग अलग होती है। मुख्तलिफ जायकों के आम होते हैं। आम भी देखिए कितने अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। तोतापरी है, राजापुरी आम होते हैं, हापुस आम होते हैं, लंगड़ा आम होता है। तो इनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के आम पाए जाते हैं। चावल या गेहूं की भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। कुछ नबातात में तो जड़, तना या पत्ते पाए ही नहीं जाते, वो आम नबातात से मुख्तलिफ होते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं नबातात में जो तनव है, यानी इनमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खुद कफील नबातात, सबसे पहले हम देखेंगे खुद कफील नबातात, जिन्हें कहा जाता है ऑटोट्रोफिक प्लांट्स। तो जो नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं उन्हें खुद कफील नबातात कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए, यानी शुआई तरकीब के अमल के ज़रिए अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, जिसके लिए उन्हें सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और ज़मीन से पानी की ज़रूरत होती है, नमकियात और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिसके नतीजे में ये नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। ऐसे नबातात जो होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं उन्हें खुद कफील नबातात कहते हैं, या ऑटोट्रोफिक प्लांट्स इन्हें कहा जाता है। अनार और जासुंदी, ये खुद कफील नबातात की जो है कुछ किस्में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अनार का जो पेड़ होता है ये खुद कफील होता है, ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है। बिल्कुल वैसे ही हिबिस्कस या जासुंदी जिसे कहते हैं, ये जो फूल होते हैं जिस पर रेड कलर के फूल आते हैं, बड़ा प्यारा लगता है ये। तो ये नबातात का शुमार इन दोनों का, अनार के दरख्त का, जासुंदी की जो फूल होते हैं या जासुंदी का जो पौधा होता है, इसका शुमार खुद कफील नबातात में होता है। ये नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसके अलावा सदाबहार है, आम का दरख्त है, तो ये तमाम जो है, गुलाब का पौधा भी है, ये तमाम कौन से हैं? खुद कफील नबातात हैं। जबकि कुछ नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, उन्हें कहा जाता है गैर कफील नबातात, यानी हेटेरोट्रोफिक प्लांट्स। ये नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, जैसे फफूंद। ठीक है, ये फफूंद है, आपने देखे होंगे कुकुरमुत्ता, मशरूम्स वगैरह का शुमार इसी में होता है। ये अपनी ग़िज़ा दूसरे पौधों से हासिल करते हैं, इसलिए इन्हें गैर कफील कहते हैं। इसके अलावा ताग, ये जो ताग होते हैं, ये जो दरख्त होते हैं,
उनकी जो शाखें होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनसे जो है ये इस तरह से बाहर निकलते हैं और ये भी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे पौधों से हासिल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अमर बेल, ये देखिए अक्सर जो नबातात पहले से मौजूद होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, नबातात होते हैं, उसके ऊपर ऐसे बहुत बारीक बारीक से ऐसे रेशे की तरह का एक जाल नज़र आता है एक नबातात का, जिसको अमर बेल कहते हैं। येलोइश कलर, ग्रीनिश कलर की होती है अक्सर। और अगर आपने ट्रेन से अगर आप सफ़र करते हैं तो अतराफ़ में जो ट्रेन के दोनों साइड पे दरख्त लगे हुए होते हैं, झाड़ियाँ होती है, उसके ऊपर अक्सर ये नज़र आएंगी। या के अतराफ़ में जो चारों तरफ से दूसरे पौधे या नबातात लगाए जाते हैं, उनके ऊपर भी अक्सर ये उगाती है। तो ये जो है होती है अमर बेल होती है, ये भी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करती बल्कि जिन पौधों के ऊपर ये बेल आई हुई होती है ये उनसे जो है अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। तो ये पौधे जो होते हैं गैर कफ़ील कहलाते हैं, ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि अपनी ग़िज़ा दूसरे पौधों से हासिल करते हैं, तो इन्हें गैर कफ़ील नबातात कहा जाता है। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स जो है ये कहे जाते हैं। कर्मखोर नबातात, इंसेक्टिवोरस, ये नबातात जो होते हैं, ये नबातात क्या करते हैं, ये जब दूसरे नबातात का या कीड़े मकोड़ों का जो है ये शिकार करते हैं। इन नबातात के दरमियान में जब कोई कीड़ा मकोड़ा आता है तो ये बंद हो जाते हैं, ये इस तरह से बंद हो जाएंगे और फिर ये उन कीड़े मकोड़ों का शिकार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से जब कोई कीड़ा फंस जाता है तो ये सुराहीदार पौधा है, ये अपना मुंह ऐसे बंद कर लेता है। एक और देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, जब इसके अंदर कोई मक्खी वगैरह फंस जाती है तो ये पौधा जो है मुड़ जाता है और उसको अपने अंदर कैद कर लेता है, फिर वो मक्खी उड़ नहीं पाती। देख सकते हैं आप तस्वीर में कि किस तरह से ये पूरी तरह से जो है रोल हो जाएगा और फिर मक्खी को उड़ने के लिए जगह बाकी नहीं रहती। तो इस तरह से ये कीड़े मकोड़ों का पौधे शिकार करते हैं और उन्हें अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। तो ये भी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, ये कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। तो इस तरह के नबातात भी पाए जाते हैं, है ना चौंका देने वाली बात। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत चीज़ें, कितने खूबसूरत जानदार नबातात और हैवानात बनाए हैं जो हमने देखे भी नहीं हैं। बहुत से ऐसे हैं जो आज तक हमारी नज़रों के सामने से भी नहीं गुजरे लेकिन मौजूद हैं, दुनिया में अपना वजूद रखते हैं। तो हम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे। आ गया है ना कि और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो बेशक हम नहीं झुटलाते, हम अल्लाह ताला की ये तमाम नेमतों का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं नबातात की साख्त कैसे होती है। ये तो हमने देख लिए कि नबातात जो होते हैं वो 3 तरह से पाए जाते हैं। अब हम उनकी साख्त के बारे में देखेंगे। तो आम तौर पर नबातात के 2 हिस्से होते हैं, ज़मीन के ऊपर का हिस्सा तना और ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा जो है जड़, है ना, ये हमें पता है। तो नबातात के अहम हिस्से जड़, तना, पत्ते हैं। अफजाइश नस्ल के लिए इनमें फूल आते हैं जो बाद में फल में तब्दील होते हैं। इन फलों से बीज हासिल होते हैं और फिर इन बीजों से नया पौधा तैयार होता है। तो इस तरह से नबातात में अफजाइश नस्ल होती है। तो चलिए अब हम नबातात की जो साख्त है कि इनके कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखिए ये है नबातात के हिस्से, जड़, रूट, तना यानी स्टेम, फ्लावर, फूल, फ्रूट्स यानी फल और लीफ यानी पत्ते। तो चलिए एक एक देखते हैं। अभी देखते हैं जड़। जड़ हमें पता होती है कि ये कहाँ होती है, हमें बज़ाहिर जो है नज़र नहीं आता नबातात का ये हिस्सा, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे मौजूद होता है। तो जड़ का क्या काम होता है, जड़ का काम होता है कि जड़ जो होती है ये मिट्टी को थामे रखती है और पौधे को सहारा देती है। तो ये जड़ का बहुत अहम काम है। इसके अलावा ज़मीन से
पानी और ग़िज़ाई मादे जज़्ब करके ऊपर पहुंचाना जड़ के अहम अफ़ाल है। यानी जड़ का काम क्या है कि ये ज़मीन की गहराई में जाएगी और ज़मीन से पानी और नमकियात और मिनरल्स जो है, अहम ग़िज़ाई मादे, उन्हें जज़्ब करना और उन्हें जज़्ब करके फिर ऊपर पहुंचाना। इसके अलावा कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, है ना चौंका देने वाली बात। तो देखिए यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हो गाजर, मूली, चुकंदर या शलजम जिसे हम कहते हैं, बीटरूट कहा जाता है, कैरेट, रेडिश और बीटरूट जो है ये जड़ ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करती है। तो ये ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करने वाली जड़ें हैं। इसके अलावा और भी जड़ें हैं जो ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करती हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको उन जड़ों को तलाश करना है, उनके नाम जो है तलाश करने हैं कि इन तीनों के अलावा और कौन सी जड़ें हैं जो बतौर ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत हेल्दी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो हमें बतौर ग़िज़ा इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जड़ की दो किस्में होती हैं, दो किस्मों की जड़ें पाई जाती हैं। एक है असल जड़ और एक है रेशेदार जड़। असल जड़ टैप रूट और रेशेदार जड़ जो होती है वो फाइब्रस रूट होती है। तो ये क्या होती है, ये आप लोग नेक्स्ट जो आपकी जमात है स्टैंडर्ड 7 में आप इसके बारे में डिटेल में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना जानना अहम है हमारे के लिए कि जड़ों की दो किस्में पाई जाती है, एक असल जड़ होती है और एक रेशेदार जड़ होती है। अब देखते हैं तने के बारे में। तना जो हमें नज़र आता है पौधे का ये हिस्सा, तो नबातात की ऊंचाई और साख्त का इन्हिसार तने पर ही होता है ना। तो जब कोई बीज से कोपल फूटती है, अखवा निकलती है, तो उसका एक हिस्सा ज़मीन के नीचे जाता है जो जड़ में तब्दील हो जाता है और एक हिस्सा जो है वो ऊपर आता है। देखिए आप देख सकते हो, एक हिस्सा नीचे जाएगा जिससे जड़ें निकलती है और एक हिस्सा जो है वो ऊपर आता है। जो ऊपर आता है वो हिस्सा वो जो होता है वो तने में तब्दील हो जाता है और फिर उस पर पत्ते लगते हैं, उसकी शाखें बढ़ती हैं और फिर वो बड़ा होता जाता है। तो जैसे जैसे तने की ऊंचाई जो है बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे वो पौधा बढ़ता जाता है। तो तने की ऊंचाई और साख्त का, नबातात की ऊंचाई और साख्त का इन्हिसार जो है वो तने पर होता है। तना ग़िज़ा की तैयारी में ग़िज़ा को पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना, ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना, इन कामों में जो है मदद करता है। क्योंकि हमें पता है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे कि नबातात में जो है फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो ये पत्तों में होता है। तो पत्तों में जब ये अमल होता है तो वहाँ से ग़िज़ा को पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाने का काम कौन करता है? तना करता है। और उसके अलावा ग़िज़ा को ज़ख़ीरा रखने का भी काम करता है। इसके अलावा कुछ नबातात में तना अफ़ज़ाइश नस्ल का फ़ेल भी अंजाम देता है, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, यानी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है या अफ़ज़ाइश नस्ल जो होती है, पौधे तने से एक नया पौधा तैयार होता है। किस तरह तैयार होता है, ज़रा अपने जहन पे जोर डालिए। आप देखते हैं अपने अतराफ़ में ये चीज़ें नहीं याद आ रहा तो याद कीजिए, गुलाब का पौधा कैसे लगाया जाता है। गुलाब का पौधा लगाने के लिए गुलाब की जो एक टहनी होती है उसको जो है निकाल कर काट लिया जाता है, उसके पत्ते और कांटे निकाल दिए जाते हैं और फिर उसे ज़मीन में बो दिया जाता है। देखिए इस तरह से ज़मीन के अंदर थोड़ा हिस्सा उसका और ज़मीन के बाहर जो है थोड़ा हिस्सा इस तरह से रखा जाता है। तो ये जो होता है गुलाब के फूल का ये हिस्सा जो हम ज़मीन में बो रहे हैं, ये असल में क्या है? ये तना है। और अब इस तने से एक नया पौधा तैयार होगा। इसे ज़मीन में लगाने के बाद या गमले में लगाने के बाद फिर इसमें जो है पानी दिया जाता है और तकरीबन इस तरह से देखिए इसे सूरज की रोशनी में फिर रखा जाता है और तकरीबन 1 साल का वक्फा लगता है, जिसके बाद उस पर फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से समझ में आया कि कुछ नबातात में तने से अफ़ज़ाइश नस्ल का फ़ेल भी अंजाम दिया जाता है। तो समझ में आया कैसे।
इसके अलावा कड़ी पत्ते में भी यही होता है। कड़ी पत्ते का दरख्त अगर आपको लगाना हो तो उसमें भी यही होता है कि उसका तने का एक हिस्सा लाइए और उसकी एक तराश लीजिए, उसे ज़मीन में लगा दीजिए और वक्तन फ़ौक्तन उसे पानी देते रहिए, कड़ी पत्ते का पौधा तैयार हो जाएगा। तो आपको ये भी तलाश करना है कुछ ऐसे पौधों के नाम जिनकी अफजाइश नस्ल तने के ज़रिए हो सकती है। समझ में आया? अब देखते हैं क्या है, ये नज़र आ रहा है क्या है, देखिए पत्ते, है ना। तो अब देखते हैं पत्तों के बारे में। पत्ते जो होते हैं ये फैले हुए होते हैं और ये ग़िज़ा की तैयारी में अहम फ़ेल अदा करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे हैं ना कि नबातात में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, शुआई तरकीब का अमल होता है, जिसमें नबातात अपनी ग़िज़ा अज़ खुद तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की मदद से और सूरज की रोशनी की मदद से। तो ये फ़ेल कहाँ अंजाम दिया जाता है? ये फ़ेल अंजाम दिया जाता है पत्तों में। तो पत्ते जो होते हैं ग़िज़ा की तैयारी बहुत अहम फ़ेल अंजाम देते हैं। तो पत्तों की दो अहम किस्में हैं, एक है मुफर्रिद पत्ता और एक है मुरक्कब पत्ता। इस तरह से जो एक सिंगल पत्ता शाख से जुड़ा हुआ होता है वो मुरक्कब पत्ता कहलाता है। और इस तरह से जो पत्ते होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि एक बीच में छोटी सी शाख होती है, उस पर बहुत सारे पत्तों का गुच्छा जो है एक साथ हम कह सकते हैं कि उससे बहुत सारे पत्ते जुड़े हुए होते हैं। तो ये होते हैं मुफर्रिद पत्ते। तो इसके बारे में मज़ीद मालूमात आप अगली जमात में हासिल करेंगे। यहाँ पे आप इतना ही अहम है कि ये दो किस्मों के पत्ते जो है पाए जाते हैं। अब आप इन्हें देखकर तो समझ ही चुके होंगे। अब हम देखने जा रहे हैं फूलों के बारे में। तो फूल किसे नहीं पसंद होते? हर किसी को फूल बड़े पसंद होते हैं, है ना, हमें बहुत अच्छे लगते हैं फूल। तो ये नबातात का सबसे ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा है। जहाँ कहीं किसी पौधे पर एक खूबसूरत सा फूल अगर हमें नज़र आए तो फ़ौरन हमारा दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है। कई दफ़ा हम उसे तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। तो ये लंबे या छोटे डंठल के ज़रिए फूल जो होते हैं वो तने से जुड़े हुए होते हैं। कभी लंबी डंठल होती है, कभी छोटी डंठल होती है। अलग अलग किस्म के नबातात में अलग अलग किस्म से अलग अलग तरह से फूल जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं शाखों से, तने से। फूल का मखसूस रंग और मखसूस जो है साख्त होती है। और ये जो फूल होते हैं इनकी देख सकते हैं अलग अलग फूलों के अलग अलग रंग होते हैं और इनकी अलग अलग किस्म की साख्त होती है। पत्तियां इनमें अलग अलग तरह से होती हैं। और ये जो फूल होते हैं ये अफजाइश नस्ल का अहम वसीला है, क्योंकि अफजाइश नस्ल के लिए जो नर कोट और मादा कोट होते हैं वो फूल में ही पाए जाते हैं। फूल के देखिए एकदम अंदर का हिस्सा, जब हम अगर इसकी सारी पत्तियां निकाल दें तो फूल के अंदर के हिस्से में बारीक बारीक रेशेदार एक हिस्सा होता है, बहुत छोटे 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 रेशे पाए जाते हैं। तो वहाँ पर मौजूद होता है नर कोट और मादा कोट, जिसकी वजह से अफजाइश नस्ल का फेल अंजाम पाता है। और अब हम देख रहे हैं फलों के बारे में। तो फल तो सबको पसंद होते हैं ना, फ्रूट्स हम सबको बहुत पसंद होते हैं। सबकी पसंद अलग होती है, किसी को मैंगो पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है। तो ये फल जो होते हैं ये भी नबातात का एक हिस्सा है। फल जो होते हैं मुख्तलिफ साख्त के होते हैं। फलों में एक या एक से ज़्यादा बीज होते हैं, है ना। कुछ कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते, जैसे केला है, केले में बीज नहीं होते। कुछ फलों में कम बीज होते हैं, कुछ में ज़्यादा बीज होते हैं। जैसे कलिंगड़ में बहुत सारे बीज होते हैं, अनार में बहुत सारे बीज होते हैं, है ना। और कुछ फलों में कम बीज पाए जाते हैं, जैसे सेब में चंद ही बीज होते हैं बीज दरमियान में, चीकू में चंद बीज पाए जाते हैं। और फिर इन्हीं बीजों के ज़रिए जब इन बीजों को दोबारा ज़मीन में बोया जाता है तो क्या होते हैं, दोबारा से एक नया पौधा तैयार होता है और फिर इन पे फूल लगते हैं, फल लगते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको पता है ये जो सेम की फल्ली जिसे ये कहते हैं, ये सेम की फल्ली या ये जो मटर है या जिसे हम वटाने कहते हैं, ग्रीन पीस इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और टमाटर, ये फलियां जो है ये असल में फल हैं। ये
जो जिन पौधों पर लगते हैं उनके ये फ्रूट्स हैं, है ना। हर पौधे का अलग अलग फ्रूट होता है, जैसे आम के दरख्त पर आम लगते हैं, सेब के दरख्त पर सेब लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही टमाटर के दरख्त पर जो टमाटर लगते हैं, और ग्रीन पीस या मटर का जो दरख्त होता है, पौधा होता है, उस पर मटर लगते हैं। तो ये असल में क्या है, उनके फ्रूट्स हैं, है ना। तो है ना ये भी चौंकाने वाली बात कि जो सेम या मटर या टमाटर जो है ये एक्चुअल में वेजिटेबल्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, फल है। इसके अलावा कुछ और वेजिटेबल्स भी ऐसी है जो एक्चुअल में फ्रूट्स हैं। तो ये इनके नाम भी आपको ढूंढने हैं कि ऐसे कौन से वेजिटेबल्स हैं जिनका शुमार फलों में होता है। तो नबातात की जमात बंदी की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब मुख्तलिफ नबातात की तादाद के बारे में गौर किया जाए तो आज तक लाखों नबातात की मालूमात जमा हो चुकी है। नबातात के इस तनों को यानी इस डाइवर्सिटी का मुताले में सहूलत पैदा करने की खातिर उनकी साख्त, मुख्तलिफ आज़ा और दीगर खुसूसियात, मसलन उनमें यकसानियत जो होती है, सिमिलैरिटीज़ होती है, और जो डिफरेंसेस होते हैं, फ़र्क होते हैं, उनकी बिना पर उनकी क्लासिफिकेशन या जमात बंदी की जाती है। कैरोलस लीनिस, ये साइंसदान हैं कैरोलस लीनिस, इन्होंने नबातात की सबसे पहली साइंसी जमात बंदी की। इन्होंने इब्तिदा में जमात बंदी के जो तरीके जो इख्तियार किए थे उन पर आज भी अमल किया जाता है। मतलब उन्होंने जो तरीके बताए थे वो बिल्कुल सक्सेसफुल थे कि उनका इस्तेमाल आज तक किया जा रहा है। और इन तरीक़ों के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हासिल करेंगे, क्योंकि वक्त हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के मज़ीद और वीडियोस जो है मिलते रहें। और अब तक जो कुछ आपको पढ़ाया गया इसका एक बार किताब खोलकर इआदा ज़रूर करें ताकि तमाम बातें आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। अब आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।